सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी मिश्रा। दिन भर की खबरों को समेट कर हम हाजिर हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं देश भर की सुर्खियों पर। 22 जुलाई से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी सरकार के पहले बजट से आम लोगों को खास उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को दी बधाई। दोनों नेता पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने पर हुए सहमत। चार दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वर्गीय उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की 96वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कल से शुरू हो रही जगन्नाथ यात्रा में होंगी शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए आपराधिक कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर जताई कड़ी आपत्ति। टिप्पणी को बताया निंदनीय। पी चिदंबरम से की टिप्पणी को वापस लेने की मांग। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दोहराई सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि तक पहुंचने के लक्ष्य की दिशा में काम करने पर दिया जोर। ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक उत्पाद खरीदकर किसानों की आय बढ़ाने की अपील। हाथरस दुर्घटना के मुख्य आरोपी मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। गहनता से की जाएगी पूछताछ। राजनीतिक कनेक्शन के संदेह की भी होगी जांच। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी ने किया घटनास्थल का दौरा। जल्द से जल्द पेश होगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में नहीं रुक रहा है चुनाव के बाद हिंसा का दौर। सोनारपुर के चौहाटी में भाजपा कार्यकर्ता और उनके परिवार पर धारदार हथियारों से हमला। गंभीर रूप से घायल कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती। असम में बाढ़ से और भयावह हुए हालात। बाढ़ से 24 लाख से अधिक लोग प्रभावित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम से फोन पर बात कर राज्य को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर 22 जुलाई को संसद का बजट सत्र बुलाने पर मुहर लगा दी है। इस बार बजट सत्र 22 जुलाई 2024 से शुरू होगा, जो 12 अगस्त तक चलेगा। वहीं किरेन रिजिजू ने बताया कि लोकसभा में 23 जुलाई को बजट पेश होगा।
23 जुलाई को जब वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-2025 का बजट पेश करेंगी तो उस वक्त एक नया रिकॉर्ड भी बनाएंगी। निर्मला सीतारमण देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन जाएंगी जो लगातार 7वां बजट और लगातार 6ठा पूर्ण बजट पेश करेंगी। अभी तक उन्होंने 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किया है। और संसद में 22 जुलाई को बजट सत्र की शुरुआत होगी। यह सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट सत्र को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, भारत सरकार की संस्तुति पर भारत के माननीय राष्ट्रपति ने बजट सत्र 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीर स्टारमर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने तथा चुनाव में लेबर पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को याद किया। साथ ही दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने और आगे बढ़ाने पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने पारस्परिक लाभ के लाभकारी ब्रिटेन भारत मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में भी सहमति जताई। ब्रिटेन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान की सराहना करते हुए दोनों पक्षों ने जनता के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को शीघ्र भारत आने का निमंत्रण भी दिया। दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति व्यक्त की। ईरान में मसूद पज़ेश्कियान ने देश के नवे राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 30 लाख वोटों से हराया। पज़ेश्कियान डॉक्टर होने के साथ साथ कुरान भी पढ़ाते हैं। पज़ेश्कियान सबसे पहले 2006 में तबरीज से सांसद बने थे। 2011 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। 2012 में रईसी को राष्ट्रपति बनने के लिए पज़ेश्कियान समेत बाकी उम्मीदवारों पर बैन लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मसूद पज़ेश्कियान को ईरान के राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर ईरान के नए राष्ट्रपति को बधाई देते हुए कहा, डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान को ईरान के राष्ट्रपति के रूप में आपको चुनाव जीतने पर बधाई। हम अपने लोगों और क्षेत्र के लाभ के लिए हमारे मधुर और दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। और हाथरस भगदड़ मामले में जांच तेजी से जारी है। आज न्यायिक जांच आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने हाथरस में घटनास्थल का दौरा किया। वहीं जांच की आंच का दायरा बढ़ सकता है क्योंकि मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर, जिसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, उससे पूछताछ में राजनीतिक दलों का एंगल भी सामने आ रहा है। हाथरस भगदड़ घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले पुलिस पूछताछ में ये भी पता चला है कि कुछ समय पहले कुछ राजनीतिक दलों द्वारा मुख्य आरोपी से संपर्क किया गया था। ऐसे में मामले में फंड इकट्ठा करने के संबंध में भी गहनता से जांच की जा रही है। दिल्ली से अरेस्टिंग हुई है और इनको जल्दी पीसीआर पे लेके और साक्ष्य संकलन करा जाएगा। इनके भी जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, जितनी भी ट्रस्ट की डिटेल्स हैं, डोनर्स हैं, उनकी लिस्ट मांगी जा रही है। और कहीं ना कहीं उसके बाद जो भी लिंक निकलेगा, मनी ट्रेल निकलता है कि इतना बड़ा, कहीं ना कहीं इसमें वर्दियां हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम होता, संगठित इतना खर्चा होता है, तो इसके पास पैसा आ कहाँ से रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई ना कोई पॉलिटिकल दल द्वारा कहीं ना कहीं इनको फंडिंग हो रही है। इससे पहले मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी ने शनिवार को उस स्थान का निरीक्षण किया जहां 2 जुलाई को मची भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। न्यायिक जांच आयोग की टीम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, पूर्व IAS हेमंत राव और पूर्व IPS भवेश कुमार सिंह शामिल हैं। न्यायिक जांच कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आयोग मामले की तह तक जाने के साथ ही जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करेगी। हमने पूरा स्पॉट देखा, कहाँ थे, किधर से गए, किधर से आए, कितना रश रहा होगा, व्हाट आर द एग्जिट पॉइंट्स, क्या कैपेसिटी हो सकती है, कहाँ पर वो जो समागम उनका हो रहा था वो कहाँ हुआ। तो वी विल हैव आवर ओन इन्फ्लुएंस इन द लाइट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस। जिसको भी हम जरूरत समझेंगे, छोटे से बड़े इंक्लूडिंग जिससे भी जरूरत समझेंगे सबसे पूछते हैं। वी हैव बीन मैंडेटेड टू गिव आवर
report within 2 months. इस बीच हाथरस में सत्संग मामले में फरार चल रहे सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्व हरि ने अचानक पहली बार मीडिया के सामने आकर बयान दिया है। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हाथरस में बीते मंगलवार को हुए भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस और न्याय की जांच कमेटी मामले की हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तमिलनाडु में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की कल सरेआम हत्या के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर तमिलनाडु सरकार पर भाजपा हमलावर है। पहले कल्लाकुरिची शराब त्रासदी और अब बसपा नेता की हत्या के बाद तमिलनाडु में राजनीति गर्मा गई है। तमिलनाडु में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। कारण है तमिलनाडु बसपा अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या। के आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार की शाम चेन्नई में उनके आवास के बाहर ही सरेआम हत्या कर दी गई, जिसे लेकर शनिवार को बसपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चेन्नई में पूनमल्ली हाई रोड पर राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले में संदेह के आधार पर 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनसे पूछताछ जारी है। The team which had arrested them is inquiring them. So the situation in Chennai city is normal. Law and order is maintained, and we will not leave any stone unturned to detect this case and to probe all the various angles where there seems to be some inputs. All the other accused who are part of this crime and who are involved in this will be brought to books, and we will see that all who are the genuine commission of offence, if there are any more, are brought on record. बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने प्रदेश अध्यक्ष की हत्या पर गहरा शोक जताया है। वे रविवार को चेन्नई में आर्मस्ट्रांग के परिजनों से मुलाकात करेंगी। बसपा की तरफ से मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। एक्स पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि के आर्मस्ट्रांग की शुक्रवार की शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर की गई जघन्य हत्या से पूरे समाज में दुख व आक्रोश की लहर है। पेशे से वकील, वे राज्य में एक मजबूत दलित आवाज के रूप में जाने जाते थे। सरकार को दोषियों के खिलाफ अविलंब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पास ही राज्य में गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। वहीं कल्लाकुरिची के बाद अब बसपा नेता की सरेआम हत्या के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी डीएमके सरकार पर हमलावर है। I strongly condemn this incident. As a national party state president, he is unable to survive because of the law and order situation in Tamil Nadu. The DMK government is totally failure to maintain the law and order situation. Because today the Armstrong is died, the Gundas are hacked to death him. दलितों का जीना तमिलनाडु में नामुमकिन होता जा रहा है। जिस प्रकार से कल्लाकुरिची में 65 दलित मारे गए, इसके बाद एक ही सवाल मन में आता है कि क्या स्टालिन साहब जो होम मिनिस्टर भी है, क्या उन्हें कोई नैतिक अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करे? और इंडिया अलायंस के तमाम नेता जो कहीं और घटना होती है बीजेपी शासित प्रदेश में तो वहां पर राजनीति करने, टूरिज्म करने जाते हैं, परंतु जब तमिलनाडु में 65 दलित मारे जाते हैं, जब दलित नेता आर्मस्ट्रांग को मारा जाता है, तो राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इस मामले में अपने नेता की हत्या पर बसपा कार्यकर्ता के आर्मस्ट्रांग के पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय में दफनाने की मांग कर रहे हैं। उनकी इस मांग का कांग्रेस तथा वीसीके पार्टी ने समर्थन किया है। वीसीके पार्टी अध्यक्ष ने घटना के पीछे के असली हत्यारों को पकड़ने की अपील की है। The police should take proper action. Who is the culprit behind this murder? We have to bring to before the law who is the real accused, who is behind this murder. We are requesting to Tamil Nadu government like that. They want to burial their own place. Already actor Vijaykanth, we given the party office, they buried. How can we deny this
burial. He is a leader of the national party. We have to give respect. On behalf of VCK, I strongly condemn this kind of brutal attack. I request the state government to arrest real culprits, real murderers. These people who surrendered in this murder, not real culprits. So I request the police of Tamil Nadu and government of Tamil Nadu to investigate properly. तमिलनाडु में बसपा नेता की सरेआम हत्या राज्य में दिन ब दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल या निशान खड़े कर रही है, जो आने वाले दिनों में राज्य सरकार के लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तमिलनाडु में बसपा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के बाद भाजपा नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तमिलनाडु सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, थिरू के आर्मस्ट्रांग की जघन्य हत्या ने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया है। एक उभरते हुए नेता का जीवन, जो समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित था, क्रूरतापूर्वक समाप्त कर दिया गया। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। मैं तमिलनाडु सरकार से आग्रह करता हूं कि वो दोषियों को जल्द से जल्द सजा दे। थिरू आर्मस्ट्रांग की हत्या ने इस बात की पुष्टि की है, जो सर्वविदित है, समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों के प्रति डीएमके कांग्रेस की उपेक्षा। नकली शराब त्रासदी से प्रभावित कई लोग भी इसी वर्ग से थे। बेहतर है कि डीएमके कांग्रेस 24 घंटे तुच्छ राजनीति करने के बजाय करुणा दिखाए। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी शासित प्रदेशों का लगातार दौरा कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि राहुल गांधी के ये दौरे कुछ खास राज्यों तक ही सीमित क्यों हैं। भाजपा ने राहुल गांधी के दौरे को राजनीति से प्रेरित बताया है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी शासित प्रदेशों में लगातार दौरे पर हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी राजकोट गेमिंग जोन त्रासदी के पीड़ितों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने अहमदाबाद पहुंचे, वहीं हाथरस में हुए भगदड़ में मृतकों के परिजन से मुलाकात की। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जहां एक तरफ हर दूसरे दिन पंजाब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से राजनीतिक हिंसा की खबरें आ रही हैं, वहीं राहुल गांधी का इन राज्यों में न जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। गौर करने वाली बात है कि इन सभी राज्यों में कांग्रेस के सहयोगी दलों का शासन है। सवाल ये भी उठ रहा है कि राहुल गांधी के दौरे कुछ खास राज्यों तक सीमित क्यों हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ऐसी ही घटना सोनारपुर के चौहाटी में सामने आई है। यहाँ के भाजपा कार्यकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। बूथ संख्या 189 पर भाजपा के पोलिंग एजेंट रहे गोविंद अधिकारी घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी पत्नी नमिता अधिकारी और बेटे पर भी धारदार हथियारों से हमला किया गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि हमला सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में बदमाशों द्वारा किया गया था। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु में अवैध शराब से हुई मौत और पश्चिम बंगाल में एक महिला पर खुलेआम हमले के मुद्दे पर सवाल उठाया है। इंडी अलायंस ये सेलेक्टिव रिएक्शन देते हैं। तमिलनाडु में जहरीली शराब को लेकर के जो इतनी बड़ी घटना हुई उसमें उनका चुप रहना, वेस्ट बंगाल में एक महिला के साथ खुलेआम पिटाई होते हुए वीडियो सबने देखा, उसमें उनका चुप रहना, ये सेलेक्टिव अप्रोच कतई ठीक नहीं है देश के लिए और देश हित में नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सहयोगी डीएमके पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार युवाओं को बर्बाद कर रही है और घर तबाह हो रहे हैं। स्टालिन जी, ये लिकर हमारी युवा पीढ़ी को तबाह और बर्बाद कर रही है, आपको इसकी चिंता नहीं होती? क्या होगा तमिलनाडु के नौजवानों का भविष्य? कैसा तमिलनाडु भविष्य में बनेगा? लिकर केवल युवाओं को तबाह नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी बहनों को होती है, महिलाओं को होती है। उनके घर और परिवार तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, वो हिंसा की शिकार होती है। कई अपराधों की जड़ अगर है तो ये अवैध लिकर है, लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं है। आपके संरक्षण में लिकर का अवैध व्यापार फल और फूल रहा है। भाजपा नेता राधिका खेड़ा ने भी राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूरिज्म बंद करने की हिदायत भी दी। राहुल गांधी की भाई की स्टालिन की सरकार नहीं है तमिलनाडु की कि यहाँ पे कुछ मापदंड नहीं होंगे, कोई जिम्मेदारियां नहीं होंगी, कोई कार्यवाही नहीं होगी। यहाँ पे गारंटी की मोदी जी की सरकार है और निश्चित तौर पर गारंटी के तहत सबका ध्यान रखा जाएगा और वो उत्तर प्रदेश की जनता की फिक्र ना करे। वहाँ पे मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है जो उनका ध्यान रखेगी लोगों का। राहुल गांधी को अपना पॉलिटिकल टूरिज्म, अपना पॉलिटिकल एडवेंचर बंद करना चाहिए और मौतों के ऊपर राजनीति बंद करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के हाथरस दौरे को राजनीति से प्रेरित बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी का हाथरस एक पॉलिटिकल टूर था और कुछ नहीं, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच हाथरस में हुई भगदड़ की घटना के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी ने उस स्थान का निरीक्षण किया जहां 2 जुलाई को भगदड़ मची थी, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई थी। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हम जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राम मंदिर पर विवादित बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, 99 सीटों का इतना घमंड कि आपको लगता है कि आप सनातन धर्म को हरा देंगे। बाबर और औरंगजेब जो आपसे ज्यादा ताकतवर और घमंडी थे, वे भी सनातन धर्म को नहीं हरा पाए। वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी के विवादित बयान पर कटाक्ष करते हुए लिखा, बालक बुद्धि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन ने राम जन्मभूमि आंदोलन को, जिसका केंद्र अयोध्या था, हरा दिया है।
आखिर राहुल गांधी को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? प्रभु श्री राम के अस्तित्व को मिटाने का दावा करने वाले पहले भी आए, परंतु सब विलीन हो गए। लेकिन भगवान राम पर आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु आज भी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल पुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी और इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की 96वें पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नए आपराधिक कानून को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कड़ा ऐतराज जताया है। उपराष्ट्रपति ने इस बयान को अपमानजनक बताते हुए पी चिदंबरम से टिप्पणी को वापस लेने की मांग की है। Are we part-timers in parliament? Inexcusable insult to the wisdom of parliament. Heavy heart I am sharing with you. The gentleman did not use his lung power. He gave total rest to his vocal cords while debate was going on. Not only he, his distinguished colleagues from my legal fraternity, senior advocates, did not come forward to help the nation. They had an opportunity to make his point in the parliament. It was failure on his part to perform his constitutional duty and obligation. And how can we countenance such a man? I appeal to him from this platform. Please withdraw these derogatory, defamatory, and highly insulting observations to members of parliament. I hope he does it. प्रखर राष्ट्रवादी जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। इस अवसर पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल ने चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और अन्य सांसद सदस्यों ने और गणमान्य व्यक्तियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को लोकसभा सचिवालय द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन परिचय पर आधारित पुस्तिका भी भेंट की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, अपने प्रखर राष्ट्रवादी विचारों से मां भारती को गौरवान्वित करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। मातृभूमि के लिए उनका समर्पण और त्याग देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक वीडियो भी शेयर किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे कि शासन का पहला कर्तव्य धनहीन, ग्रहहीन जनता की सेवा और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को दिया। वो कहते थे कि सरकार को शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इसके लिए व्यापक सुविधाएं जुटानी चाहिए। युवाओं में छुपी प्रतिभा को निकालने के लिए उचित माहौल बना जाना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन विद्या, वित्त और विकास, इन तीन मूलभूत चिंतन से जुड़ी धाराओं का संगम था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे, कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं और आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच
सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। इस अवसर पर गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के लक्ष्य की प्रतिबद्धता को उन्होंने एक बार फिर दोहराया। 2 साल पुराना सहकारिता आंदोलन आज देश के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि ऋण के वितरण में 20%, फर्टिलाइजर के वितरण में 35%, उत्पादन में 21%, चीनी में 31% उत्पादन, गेहूं की खरीदी में 13% और धान की खरीदी में 20%। एक महत्वपूर्ण योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव सेक्टर दे रहा है। नाफेड, इफको, अमूल, क्रिप्को, कई सारी हमारी सहकारी संस्थाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोगों से अधिक जैविक उत्पादों को खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और लोगों में शुद्ध ऑर्गेनिक उत्पाद उन्हें हासिल होगा। ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन करने वाले किसानों को उचित मूल्य मिल जाए, मुनाफा मिल जाए, इसके लिए आज NCOL के द्वारा भारत ऑर्गेनिक आटा का लोकार्पण हुआ है। मैं अपील करना चाहता हूं, अब 2 ब्रांड हमारे पास है, एक भारत ऑर्गेनिक जो NCOL का है और दूसरा अमूल। ये दोनों विश्वसनीय ब्रांड है। मैं देश भर के लोगों को अपील करना चाहता हूं, आप विश्वास कर ये दोनों ब्रांड खरीदें। ये 100% ऑर्गेनिक है। इसका निर्णय और इसकी पूरी व्यवस्था भारत सरकार ने सुपेरे की। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा आज अपना 89वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, परम पावन धर्मगुरु दलाई लामा को उनके 89वें जन्मदिन के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। घुटने की सर्जरी के बाद उनके शीघ्र स्वस्थ होने, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। आरजेडी नेता लालू प्रसाद ने केंद्र की एनडीए सरकार के गिरने का दावा किया है और इसके जवाब में जेडीयू नेता नीरज सिंह ने कहा कि समय बदलने के साथ ही लालू प्रसाद यादव भविष्यवक्ता भी बन गए हैं।
उन्होंने कहा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं और केंद्र की एनडीए सरकार 2029 तक चलेगी। दौर बदला, समय बदला, सजा याफ्ता लालू प्रसाद जी राजनीतिक भविष्यवक्ता बन गए, एक नया रोजगार ढूंढ लिया। जनादेश का सम्मान नहीं, 2004 में कितने सांसद थे? और राजनीतिक भविष्यवक्ता इतने अच्छे अगर आप हैं तो आपको इस बात का एहसास था कि नहीं कि हमको घोटाला में सजा मिलेगी? अरे जनादेश का सम्मान भी है, 2029 तक सरकार भी चलेगी और भ्रष्टाचारी एक एक करके न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल तक पहुंचेंगे। हम 30 लोकसभा सीट बिहार में जीते हैं, तो हम केंद्र में हमारी सरकार है, सरकार के हम भागीदार हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन है, जो 99 के घनचक्कर में पड़ा हुआ है, वह केवल मन के अंदर में बतासा फोड़ सकता है, बाकी कोई उपाय नहीं है। केंद्र की एनडीए सरकार के 2-4 महीने में गिरने की भविष्यवाणी करने वाले लालू प्रसाद यादव के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में लालू प्रसाद यादव के परिवार से केवल एक ही सदस्य चुनाव जीत पाए। छपरा में वे अपनी बेटी को भी चुनाव नहीं जिता पाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिल पाएगा या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। ये पहला ऐसा लोकसभा है कि लालू यादव के परिवार का जो है केवल एक ही आदमी चुनाव जीत पाए। वो अपनी बेटी को जब वो चुनाव नहीं जिता पाए छपरा में, तो उनके बारे में क्या बात करना। राष्ट्रीय जनता दल जो है अपना वजूद खो रहा है, और मैं आपको दावा कर सकता हूं कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो लीडर ऑफ द पोजीशन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, एक बड़ा सवाल हो। तो उनकी बात को कितना सीरियसली ले सकते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 5 साल में उनके कार्यकर्ता तैयारी नहीं कर पाए थे और परिणाम सबके सामने है। चिराग पासवान ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने में और फंसा कर रखने के लिए वे ऐसे बयान देते हैं। हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था कि अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। 5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे, परिणाम सबके सामने। कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं ये सब जानते हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए भैया 5 साल तक क्या करेंगे? यही बातें बोलना ना पड़ेगा। अब चुनाव हो रहा है, अभी अगस्त की डेट दी है, उसके बाद दिसंबर की देंगे, उसके बाद अगले साल की देंगे, फिर 1 साल की देंगे, फिर 1.5 साल की देंगे, करते करते अगला 5 साल इन लोगों को किसी तरीके से खींचना है। सहज सब ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और उन्हीं के नेतृत्व में 5 साल ये सरकार मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी। रूस के रोसोबोरेनेक्स पोर्ट के निदेशक जनरल अलेक्जेंडर मिखीव ने कहा है कि भारत रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम ने भारत में AK-203 कलाश्निकोव असाल्ट राइफल बनाने की परियोजना का पहला चरण पूरा कर लिया है। राइफलों के निर्माण में अधिक से अधिक भारतीय कलपुर्जों का इस्तेमाल करने के लिए सभी जरूरी उपकरण उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित कोरबा आयुध कारखाने में भेज दिए गए हैं और उत्पादन सुविधाएं अब पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 35,000 कलाश्निकोव असाल्ट राइफलों का जखीरा भारतीय सेना के रक्षा मंत्रालय के साथ तय सीमा के अंदर पहुंचा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये उत्पादन पूरी तरह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है। डीआरडीओ और लार्सन एंड टूब्रो ने संयुक्त रूप से जोरावर टैंक विकसित किया है। डीआरडीओ ने इस टैंक को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया है ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीनी तैनाती का मुकाबला किया जा सके। अपने हल्के वजन और विशेष क्षमताओं के साथ ये टैंक भारी वजन वाले T-72 और T-90 टैंकों की तुलना में पहाड़ की खड़ी चढ़ाई, नदियों और अन्य जलीय निकासों को आसानी से पार कर सकता है। डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर कामत के अनुसार सभी परीक्षणों के बाद वर्ष 2027 तक इस टैंक को भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। It's indeed a momentous day for all of us to see the light tank in action. It makes me very happy and proud. So the user trials, usually we have to go through summer trials, then winter trials. There will also be a high altitude trials.
So in my estimation, it will take about year to 1.5 years to complete the full cycle of trials, and then the process of acquisition. So I would say that by 27 is when this first tank should get inducted. एल&टी के कार्यकारी उपाध्यक्ष अरुण रामचंदानी ने कहा कि संयुक्त विकास मॉडल ने बड़ी सफलता हासिल की है और इतने कम समय में इसे विकसित किया गया है। It is a great day for L&T today. Within a period of 2 years, we have brought the tank to a level where it can be taken for internal trials and very soon for user trials. It has been a big effort, a joint effort between DRDO and L&T, and I think it's a great achievement by both these teams. Nowhere in the world has a new product been deployed in such a short time. गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के गुजरात दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी केवल राजनीतिक दौरे पर गुजरात आए हैं। राहुल गांधी में कोई संवेदना नहीं है। हर्ष सांघवी ने कहा कि राहुल गांधी पर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर चुप रहने के आरोप हैं। राहुल गांधी अपने राजनीतिक दौरे पे गुजरात आए थे। राहुल गांधी और संवेदना का कोई संबंध नहीं है। यही राहुल गांधी इंडी गठबंधन के साथ तमिलनाडु की सरकार चला रहे हैं। तमिलनाडु में जिस प्रकार से कई लोगों ने जहरी शराब के कारण अपना जीवन गुमाया है, क्या उनकी खबर पूछने राहुल गांधी कभी गए? बंगाल में इंडी गठबंधन की सरकार है। एक महिला को जाहिर रोड पे पीटा जाता है, क्या उस महिला के लिए एक शब्द बोलते हुए राहुल गांधी को आपने सुना है? स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत चिकित्सा परामर्श समिति ने अभी तक वर्ष 2024 के लिए नीट यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के काउंसलिंग कार्यक्रम को अधिसूचित नहीं किया है। नीट यूजी और पीजी के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम की घोषणा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा अपनी वेबसाइट पर परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा सीट मैट्रिक्स को अंतिम रूप देने के आधार पर की जाती है। वर्ष 2024 के लिए एनएमसी ने जून के अंतिम सप्ताह में यूजी और पीजी सीटों के लिए सीट मैट्रिक्स को अंतिम रूप देने के लिए अपना कार्यक्रम सूचित किया है, जो ये दर्शाता है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह तक यूजी सीट मैट्रिक्स और अगस्त के मध्य तक पीजी सीट मैट्रिक्स को अंतिम रूप दिया जा सकता है। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे संपूर्णता अभियान में देश भर के नागरिक महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं। 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने तक चलने वाले इस महत्वाकांक्षी अभियान का लक्ष्य 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में निर्धारित संकेतकों के 100% लक्ष्य को हासिल करना है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के और प्रयागराज के बहरिया ब्लॉक में संपूर्णता अभियान शुरू किया गया। और हम आपको दिखाएंगे खास रिपोर्ट, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिखाएंगे आपको यवतमाल के कुछ विद्यार्थियों के प्रयास, जिन्होंने अपने गांव को बनाया है प्लास्टिक मुक्त गांव। तो लेकर चलेंगे आपको एक स्ट्रीट लाइब्रेरी में भी। दिखाएंगे आपको वोकल फॉर लोकल से लोकल टू ग्लोबल तक की कहानी। खबर होगी जरूरतमंदों को शिक्षित करते युवाओं की भी। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। एंजॉय कीजिए सुपरहिट फीचर फिल्में क्या बोला? हर रोज 1 बजे। अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त,
जब मौत की उंगलियां थाम कर भागा जाए। डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वो महान डायरेक्टर और एक्टर जिनकी रियल लाइफ नहीं थी किसी भी फिल्म से कम। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। और वो एक्ट्रेस जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में ही छोड़ दी इंडस्ट्री में अपनी छाप। कोई दिल पे अगर छा जाए तो क्या होता है। महान अभिनेता गुरुदत्त और खूबसूरत अभिनेत्री नीतू सिंह की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखें रंगोली। मैं तुमको क्या कहूँ दीवाना। इस रविवार 7 जुलाई सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ। व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर रविवार सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। एंजॉय कीजिए ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट मूवीज। राणा की मौत से पहले मुझे मौत नहीं आ सकती। हर फ्राइडे और सैटरडे फंडू फीचर फिल्म्स पर। मैं उन लोगों को तिल तिल मारूंगी। सुपरहिट फिल्म्स। इंजन में से वैक्यूम ब्रेक मैंने निकाल दी है। देखा तो मैं खींचूंगा तेरी मौत की। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तस्य तद्धारणं वृथा। अष्टादश्यां लोकसभायां तु एतस्मिन् पर्याये संस्कृतभाषया शपथः स्वीकर्तारः 22 संख्याकाः सांसदाः सन्ति। अगर मुझे पूर्ण होना है, अगर मुझे भारत की संस्कृति जाननी है, अपने आप को जानना है, तो मुझे संस्कृत अवश्य ही पढ़नी पड़ेगी। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नीति आयोग संपूर्णता अभियान चला रहा है और इसके तहत आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में 4 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक सभी ऐसे लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा जो कुछ सामाजिक पैरामीटर्स के लिए आवश्यक हैं। प्रयागराज से और फतेहपुर से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नीति आयोग की महत्वाकांक्षी योजना संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा में 100% उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत फतेहपुर जिले के हदगाम ब्लॉक को भी आकांक्षी ब्लॉक के रूप में शामिल किया गया, जहां संपूर्णता अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी सी इंदुमती और मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना ने की। इस अवसर पर मौजूद आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स और अन्य लोगों को भी शपथ दिलाई गई। फतेहपुर के मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नीति आयोग द्वारा जिले में संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत जिला स्तर पर नीति आयोग के 6 इंडिकेटर से संबंधित विभागों को जमीनी स्तर पर लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही अगले 3 महीने में रणनीति बनाकर इसे हासिल करने का भी प्रयास किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान का जनपद में शुभारंभ किया गया है। आज हमारा जनपद स्तरीय प्रोग्राम हुआ है, जिसमें हमारे जो 6 इंडिकेटर हैं जिन पर हमें संपूर्णता और संतृप्तता का वो करना है, उसकी तरफ एक जिला स्तर से कार्यक्रम करके हमारे सभी लाइन डिपार्टमेंट जो उसमें रिलेटेड हैं, जैसे हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारा कृषि विभाग है, हमारा हेल्थ विभाग है, हमारा ICDS विभाग है, उन सभी के जो ग्राउंड लेवल वर्कर हैं उनको यहाँ बुलाया गया, उन्हें यहाँ से मोटिवेट किया गया। आंगनबाड़ी का काम होता है, बच्चों और गर्भवतियों के पोषण से पे काम करती हैं, आशा बहू और एनएम भी इसी पे काम करती हैं। देश को आगे विकसित करने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, उन चीज़ों को लिया गया है। इस अभियान में हमारी जिम्मेदारी, हमारी आंगनबाड़ी वर्कर की जिम्मेदारी, आशा बहू और एनएम सब मिल के जिम्मेदारी उठाएंगे। एक प्रेग्नेंट महिला का जो बच्चा होता है वो बच्चा हमारा स्वस्थ पैदा हो और उसका जो मानसिक विकास है वो 80% डेवलप हो जाता है 2 साल में, तो कैसे डेवलप हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग को काम करना है। संपूर्णता अभियान की शुरुआत प्रयागराज के आकांक्षी ब्लॉक बहरिया में भी हुई। इस मौके पर नीति आयोग के नोडल अधिकारी हर्षित मिश्रा ने बताया कि बहरिया विकास खंड में इस अभियान के तहत 6 घटकों, जिसमें गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्वयं सहायता समूह और स्वास्थ्य से जुड़ी BP और शुगर की जांच पर कार्य किया जाएगा। प्रयागराज में 2 आकांक्षी ब्लॉक हैं, एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं, बहरिया और कोरांव। हमने बहरिया ब्लॉक में संपूर्णता अभियान को लॉन्च किया है। इसके 6 इंडिकेटर हैं। 6 इंडिकेटर में देखा जाए तो कोरांव और बहरिया काफ़ी अच्छी स्थिति में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो भी जहां पर कमी है, जहां पर जो भी इंडिकेटर्स के गैप हैं, उनको बिल्कुल एक मिशन मोड में उसको 30 सितंबर से काफ़ी पहले तक पूरा करने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। संपूर्णता अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के 8 जिलों और 68 ब्लॉक को शामिल किया गया है। इसमें प्रयागराज के 2 विकास खंड बहरिया और कोरांव शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा पिछले साल के मुकाबले और भव्य होने जा रही है। कल से शुरू हो रही इस यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। हर साल आषाढ़ के महीने में पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और इसमें बड़ी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं। रथ यात्रा को लेकर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 7 जुलाई से पुरी में शुरू हो रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पिछले सालों के मुकाबले और भी भव्य होने जा रही है। गौरतलब है कि हर साल आषाढ़ महीने में ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित करके रथ यात्रा निकाली जाती है। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। ओडिशा में जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है।
माना जाता है कि आषाढ़ महीने में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ धरती पर विचरण करके अपने भक्तों के दुख दर्द को देखकर उन्हें दूर करते हैं। पुरी में हर साल निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा से एक पौराणिक कहानी भी जुड़ी हुई है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने अपने प्रिय भाई से नगर देखने की इच्छा जताई। तब भगवान जगन्नाथ ने अपने बड़े भाई बलभद्र और लाडली छोटी बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाया और नगर दिखाने के लिए निकल पड़े। इसी समय के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी अपनी मौसी के घर गुंडीचा गए थे। अपनी मौसी के घर इन तीनों ने 7 दिनों तक ठहर कर विश्राम किया था। मान्यता है कि जो भी भक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होता है, उसके जीवन में सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को फिर से खोलने के लिए डुप्लीकेट चाबी बनाई जाएगी। नवगठित पैनल के अध्यक्ष विश्वनाथ रथ ने बताया कि बैठक में इस बारे में विस्तार से चर्चा हुई। 9 जुलाई को डुप्लीकेट चाबी पेश की जाएगी। अगर डुप्लीकेट चाबी काम नहीं करती तो ताला तोड़ दिया जाएगा। इसमें निष्पत्ति उत्कर्ष आया है कि 9 तारीख को चाबी, जो डुप्लीकेट चाबी वो पेश होगा और उसके साथ साथ SOP भी तैयार कराया जाएगा। अगर चाबी काम नहीं करता है तो ताला तोड़ा जाएगा और उसके साथ साथ SOP भी तैयार होगा गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ। खुलने का बाद उसका जो गहना का मनती गनती होगा उसके लिए भी SOP तैयार हो रहा है। वी होप द वर्क विल बी डन विथ अप्रोप्रिएट टाइम। SOP में डिस्कस हुआ है क्या क्या चीज़ रखना होगा। आप भरोसा रखिए, जो आवश्यक चीज़ है हम रखेंगे। 15वां अंतर्राष्ट्रीय B2B टॉय एक्सपो 15वां अंतर्राष्ट्रीय B2B टॉय एक्सपो 2024 का दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजन किया गया है और ये शनिवार से शुरू हुआ है। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेले में 300 से अधिक घरेलू कंपनियों और अन्य देशों के 100 से अधिक विदेशी खरीदार शिरकत कर रहे हैं। इस मेले के जरिए निर्माताओं, व्यापारियों और अंतिम उपयोगकर्ताओं को एक साथ लाने में मदद मिलेगी। टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया हर साल बच्चों से संबंधित उत्पादों के लिए टॉय बिज इंटरनेशनल B2B मेले का आयोजन करती है ताकि भारतीय खिलौना निर्माता और उत्पादकों को घरेलू और विदेशी दोनों खरीदारों के बीच बढ़ावा दिया जा सके। 15वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2024 दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले का आयोजन राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान के हॉल नंबर 3, 4, 5 में 6 जुलाई से शुरू हुआ। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला में 300 अधिक घरेलू कंपनियों और अमेरिका, जर्मनी सहित अन्य देशों के विदेशी खरीदार भाग लेने पहुंच रहे हैं। इस मेले के जरिए भारतीय खिलौना निर्माताओं को अपने उत्पादों और क्षमताओं को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने का एक बड़ा मंच मिल रहा है, जहां नए ग्राहकों को आकर्षित करने, खिलौनों की बाजार के पहुंच का विस्तार करने के साथ साथ निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इस मेले में स्वदेशी खिलौनों की धूम दिखाई दी, जो चाइना के बाजार को कड़ी टक्कर दे रही है। एक संपूर्ण टॉय प्रदर्शनी है जिसमें मॉडर्न टॉय से लेकर ट्रेडिशनल टॉयज तक सब कुछ हम यहाँ दिखा रहे हैं। इतने बड़े स्केल की प्रदर्शनी आज तक भारत में नहीं लगी है। इतना बड़ा B2B इवेंट साउथ ईस्ट एशिया में टॉयज पे कभी नहीं हुआ है। केंद्र सरकार की योजनाओं और BIS का फायदा निर्माताओं को सीधे तौर पर हो रहा है और वो ग्राहकों को उचित कीमत पर सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट देने में कामयाब हो रहे हैं। 2 चेंजेस आए हैं, एक मेड इन इंडिया और एक चाइना +1। इन दोनों ने एक्सट्रीमली बेनिफिट किए और हम एज अ कंपनी मेरे ख्याल से डबल ट्रिपल हो रहे हैं एवरी ईयर। वहीं अमेरिकन बेस्ड कंपनी ने भी भारत में अपने पांव जमाने शुरू कर दिए हैं और भारत की उभरती मार्केट पर उनकी नजर है ताकि वो यहाँ से एक अच्छा मुनाफा कमा सकें। जो आपको सब कुछ डिफरेंट दिखेगा और एक ही लाइन के सामने दिखेगा वो है एनिमल प्लश या एक्वेटिक प्लश, जो हम लोग स्पेशलाइज कर रहे हैं 45 साल से। तो ये जो US से शुरू हुआ था, आज फैलते फैलते यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट और अभी इंडिया में भी है। लेबनान से इस एक्सपो को देखने आए विदेशी मेहमान भी काफी प्रभावित दिखे और उनका मानना है कि भारत में काफी क्षमता है जो अपने प्रोडक्ट से किसी भी देश को कड़ी टक्कर दे सकता है। It was very good experience for our country because Lebanon is a very small country, but I found many things and new things here. I never supposed to find like this, and in compared to China first, this is very good fair.
पहले दिन से ही निर्माताओं को इस एक्सपो का फायदा पहुंच रहा है और बाजार के जानकार मान रहे हैं कि इस तरह के मेले से भारतीय बाजार को और मजबूती मिलेगी। साउथ एशिया का लार्जेस्ट टॉय B2B इंटरनेशनल एक्सपो प्रगति मैदान में जारी है, जहां पर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के अलावा विदेशी कंपनियों ने भी अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई है और जो यहां का इंडियन मैन्युफैक्चरर है वो मेक इन इंडिया के झंडे तले नए नए प्रोडक्ट्स लेकर के बायर्स के बीच में आया है और अच्छा खासा उन्हें यहां से रिजल्ट्स मिल रहा है। कैमरा योगेश के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।